कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। तो क्या मेरे पति ने मेरा अपमान नहीं किया? अरे उसने तो ऐसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ा जो इंसान नहीं भेड़िए थे। अंजू, एक बार यदि उसने मेरे साथ धोखा किया होता, मुझ पर अत्याचार किया होता, तो मैं उसे माफ भी कर लेती। लेकिन उसने ऐसी औरत के साथ धोखा किया, ऐसी औरत के साथ रिश्ता तोड़ा जिसे हम सब अपनी बहन समझते हैं, अपनी मां समझते हैं। ईश्वर गवाह है अंजू, यदि वो जबरदस्ती मुझे ले जाने की कोशिश करता ना, तो मैं उसके साथ जाती नहीं, उसका सर फोड़ देती। वाह भाभी वाह, ये बात कहकर तो तुमने स्त्री जाति का सर ऊंचा कर दिया। जी चाहता है कि तुम्हारे पैर छू लो। और तुम जानते नहीं भाभी जी, प्रगति को यह बात जब पता चलेगी तो उसके मन को कितनी खुशी होगी। आज तो तुम हमारे साथ हमारी इस लड़ाई की सेनापति बन गई हो। आनंद भैया, अब मुझे चाहे जो भी बना दो, लेकिन आज भी आदमी अपनी पत्नी को, अपने घरवाली को अपने पांव की जूती ही समझता है। न जाने वो दिन कब आएगा जब औरत समाज में सर उठाकर ये कह सकेगी कि मेरा भी वही स्थान है जो मर्दों का है। अरे भाभी जी, यही तो लड़ाई प्रगति लड़ रही है, और इस लड़ाई में हम सब ने मिलकर उसका हाथ मजबूत करना चाहिए, तभी तो स्त्री जाति का कुछ उद्धार होगा। देखो भाभी, चिंता मत करो, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। देख लेना, एक दिन इसी चौखट पर तुम्हारे पति आकर खड़े होंगे और तुमसे माफी मांगेंगे, जरूर मांगेंगे भाभी। अंजू, मैंने भी उसी विश्वास से ये कदम उठाया है। अब देखते हैं कि न्याय और अन्याय, सच और झूठ की इस लड़ाई में जीत किसकी होती है, अन्याय और झूठ की या सच और न्याय की। अरे बेटा, ये पट्टी कैसी? माँ, चोट लगी है। मगर ये चोट लगी कैसे? कुछ नहीं माँ, खेलते खेलते टेनिस की बॉल लग गई। नहीं बेटे, ये चोट टेनिस की बॉल लगने से नहीं लग सकती। ये चोट टेनिस की बॉल से ही लगी है। देखो बेटे, मैं तुम्हारा बाप हूं और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सबसे पहले मैंने ही तुम्हें टेनिस की बॉल तुम्हारे हाथ में दी थी, इसलिए ये चोट टेनिस की बॉल से नहीं लग सकती। सच सच बताओ क्या हुआ है? डैड, मैं सच कह रहा हूं, और आप जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ बेटा,
ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम झूठ नहीं बोलते, मगर इस बार तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ बेटा, ये बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इसमें जगताप का हाथ नहीं है। तो फिर वो कौन है जिसने तुम पर कातिलाना हमला करने की कोशिश की? डैड, जो होना था हो गया। बेहतर यही होगा कि हम इन बातों को भूल जाएं। नहीं बेटा, अगर हमने इस तरह भूल जाने की आदत डाल ली तो ये जो हुआ है इससे भी ज्यादा होगा। पर मुझे तो लगता है कि इस बात में पिंकी भी शामिल है, इसलिए तुम ये बात मुझसे छुपा रहे हो। विक्रांत बेटे, कुछ मत छुपाओ, सच सच बता दो क्या बात है। बेटा, मैं तो समझी थी तुम्हारे आसपास मंडलाता हुआ खतरा खत्म हो गया है, लेकिन अब लगता है कि खतरे नहीं टले। इसलिए बेटा सच सच बताओ क्या बात है। हाँ बेटा, मुझे नहीं बताना चाहते तो कम से कम अपनी मां को तो बता दो। मां, मैं पिंकी के साथ मैच खेलने जा रहा था। अचानक नम्रता ने हमारा रास्ता रोका। बाद में मुझे पता चला कि जिस टैक्सी से हम जा रहे थे वो टैक्सी वाला नम्रता का आदमी है। मां, सच पूछो तो यह खतरा मेरे लिए नहीं था, यह खतरा पिंकी के लिए था। नम्रता उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। मैं पिंकी को बचाना चाहता था कि उसी वक्त उस आदमी ने मेरे सर पर रिवॉल्वर मारा और मुझे बेहोश कर दिया। विक्रांत बेटे, मुझे पिंकी को फोन करना चाहिए, उसका हाल पूछना चाहिए। मां, पिंकी के डैडी ने हमारी जान बचाई और वो ये नहीं चाहते कि ये बात किसी को पता चले, खासकर उसकी मां को, क्योंकि अगर ये बात उसकी मां को पता चल गई तो परेशान होगी। बेटे, मैं तो समझी थी कि पिंकी के सर से ये खतरा टल गया है, लेकिन लगता है कभी भी कोई भी मुसीबत आ सकती है। सुधा, तुम फिक्र मत करो, मैं इस मुसीबत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता हूं। नहीं डैडी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखो बेटे, जो लोग कम गरजते उनकी गरज का यह असर होता है कि उन्हें बरसना नहीं पड़ता। तो मेरा नम्रता से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बाढ़ में पिंकी के साथ साथ कहीं तुम न बह जाओ। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये सब तुझे करने की जरूरत क्या थी? इस पागलपन में जो गलतियां तूने की है ना, वो गलतियां एक दिन हमें जेल भेज के रहेगी। समझा कर नम्रता, एक तो लोग हमें थड़ दे रहे हैं, इस वक्त हमें सावधानी से रहना चाहिए या नहीं? जगताप, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं जगताप? तू भी नहीं समझता मेरे दिल के दर्द को। हाँ, तू जानता है हर वक्त मधु का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता है और चीख चीख कर मुझसे कहता है कि मेरी मौत का बदला लो माँ, मेरी मौत का बदला लो। मुझे उस वक्त कुछ सुझाई नहीं देता, मैं उसकी चीज सुनकर पागल हो जाती हूँ, मैं पागल हो जाती हूँ जगताप। नम्रता, ये सुमड़ी काटने का टाइम है, सुमड़ी काटने का। अरे जरा सोच, उस वक्त अगर विकास की जगह वो विक्रम होता ना, तो वहीं के वहीं तुझे टपका देता वो, या तो जेल के अंदर कर देता। तेरे इस जुर्म के लिए तो कम से कम 1 साल के लिए अंदर जा सकती है, और तुझे मैं तो क्या कोई भी नहीं बचा सकता। नम्रता, अरे अपने लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए, मेरे बारे में कुछ सोचा है तुमने? नम्रता, अगर तू इस दुनिया से चली गई ना, तो मेरा कौन बचता है इस दुनिया? किसके लिए जीना है मुझे? हमें एक दूसरे के लिए जीना है ना?
क्या हुआ? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या बात है? चल, इस बेजुबान से क्या पूछते हो? देखो, हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए ऐसी कोई हरकत मत करना जिसके लिए बाद में तुम्हें पछताना पड़े। लेकिन ठाकुर साहब, यहाँ आने के लिए आपको मुक्का की गर्दन पर पिस्टल रखने की कोई जरूरत नहीं। तू चुप रह नम्रता, बेवकूफ औरत। पहले तू ये बता कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? नहीं ठाकुर साहब, नम्रता ने आपके बेटे पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि उस पर एहसान किया। बराबर, क्या एहसान किया है? ये बेवकूफ औरत अपने बदले की आग में मेरे बेटे को अपनी गोली का निशाना भी बना सकती थी। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा कुछ भी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बल्कि मेरी वजह से तो आपका बेटा सही सलामत आप तक पहुंचा है। किस तरह? देख, देख, इस तरह का सलूक किया था ना तुमने मेरे बेटे के साथ, और इस तरह से उसका खून बहा था ना उसके माथे से। इस बार मैं तुम्हें सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ रहा हूं, क्योंकि तू एक औरत है। आइंदा तू अपनी खाल में रह, और ये जो कायरता वाली हरकत की है ना मैंने, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, वरना ऐसी नादानी मैं फिर नहीं करूंगा। और जगताप, तू भी सुन, इस औरत को अपने काबू में रख। और एक बात और कान खोलकर सुन लो, तुम जैसे लोग हमारी मेहरबानियों से जिंदा है, हम लोग तुम्हारी मेहरबानियों से जिंदा नहीं है। समझा दे इसे, वरना तू भी मुसीबत में फंस जाएगा। और सुन, मैं अकेले आने की बजाय पुलिस को भी अपने साथ ला सकता था, मगर मैंने ऐसी हरकत नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बुजदिली है, और ठाकुर भूपेंद्र सिंह कभी बुजदिली के काम नहीं करता। तो सुन, अब मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, अगर किसी ने भी पिंकी और विक्रांत पर आंख भी उठाने की कोशिश की तो मैं उनकी आंखें निकाल दूंगा। जगताप, ये भूपिंदर हमारे घर आया, हमारे आदमी को उसने जख्मी किया और हमें धमकी देकर चला गया, और तू इसी तरह यूं ही खड़ा खड़ा देखता रहा। हाँ नम्रता, उसमें और मुझ में काफी अंतर है। मैं एक नामचीन गुंडा हूं, और वो एक गुंडा होते हुए भी उसके चेहरे पे शराफत का पर्दा पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी बेटी की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। पिंकी के लिए हमारे मन में जो बदले की आग है, उसे यूं ही बुझा देना पड़ेगा। जगताप, तू बुजदिल है, कायर है, तू कायर। नम्रता, मैं ना ही बुजदिल हूं और ना ही कायर हूं, और ना ही तेरी तरह पागल भी हूं। मैं एक बहुत ही चालाक आदमी हूं। जानबूझकर अपनी खुदकुशी करने का शौक मुझे बिल्कुल नहीं है, इसलिए इस वक्त उस ठाकुर को मैंने ललकारा नहीं, समझे तुम? तो फिर ये सीधा सीधा क्यों नहीं कहता कि आज से हम अपने दुश्मनों को भूल जाएं, हम ये भूल जाएं कि हमें उनसे बदला लेना है। अरे हाँ? तू कुछ मत भूल, सब याद रख तू। नम्रता, एक बात को समझने की कोशिश कर, जो दूसरों का खून पीते हैं ना, कभी कभी उन्हें अपने खून के घूंट पी के खामोश रहना पड़ता। तो अच्छी तरह जानती है, इस तूफान को रोकने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। सिर्फ टाइम का इंतजार कर। देख, मौका पाते ही उस ठाकुर को मैं अपने रास्ते से हटा दूंगा। वो कैसे हटाऊंगा वो सब तू मुझ पे छोड़ दे, तू चिंता न को करो। लेकिन पहले इस मुक्के का इलाज करना तो बहुत जरूरी है। बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ है। अमृता, उससे नाराज मत हो। एक बात अच्छी तरह याद रख, मुसीबत के वक्त दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना जरूरी होता है, दिमाग से। तुम? अरे मैडम, अब बिना पूछे अंदर कैसे आई? गोपाल, साहब जी बिना पूछे तुम जाओ। ओके साहब। तो यह है तेरा दफ्तर। बड़ा शानदार दफ्तर है। शायद तुझे प्रगति के दफ्तर में बैठकर
अपने छोटे होने का एहसास सता रहा था। आज तो तू इतने बड़े दफ्तर का मालिक है और तेरी सेवा में तेरा चपरासी खड़ा हुआ है जो तेरी माँ को अंदर आने से रोक सकता है। करण, इसी वजह से तुमने प्रगति को छोड़ा। माँ, आज इतने दिनों के बाद तुझे देखा, आज इतने दिनों के बाद पहली बार तू मेरे इस दफ्तर में आई। तू बैठना, मैं तेरे लिए कुछ मंगवाऊं? अगर मंगवा नहीं चाहता है तो कोई ऐसी चीज मंगवा जिससे तेरी माँ की मौत हो जाए और मुझे दोबारा तेरी शक्ल देखनी ना पड़े। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता माँ। भगवान करे तेरी जगह मुझे मौत आ जाए। तुम ऐसा नहीं बोलना, तुम ऐसा नहीं बोलना माँ। बेटे, वो जमाने गए जब लोग चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाया करते थे। अब तो दरिया भी बहुत छोटा पड़ता है डूबकर मरने के लिए। ये सब देखकर अब मुझे समझ में आ रहा है, वो कहावत सच है, मां पर पुत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। लेकिन करण, तू तो थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा निकला, बल्कि पूरा निकला। अरे, तूने इस कुर्सी पर बैठकर यह साबित कर दिया कि तेरे रगों में भी लालची, गिरी हुई, नाचने वाली मां का खून है। तू एक वेश्या की औलाद है। ऐसा मत बोल माँ, ऐसा मत बोल। क्यों? सच बात इतनी कड़वी लगी तुझे? तू मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती माँ? मैं तुझे समझने की कोशिश ना करूं? अपने खून को ना समझूं? अपनी औलाद को ना समझूं जिसे मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा? शायद ऐसे में किसी ऊंची जगह तक पहुंचने के लिए, किसी मालदार घर तक पहुंचने के लिए, किसी हवेली तक पहुंचने के लिए। करण, मैंने भी जवानी में ठाकुर रुद्रप्रताप पर डोरे डाले थे। तू तो सचमुच मेरा बेटा निकला जो मेरी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। बस कर माँ, बस कर। क्यों बस करूं? अरे, तू तो अपने लिए सब कुछ छोड़कर यहां आकर बैठ गया है। एक तेरी मां होने के नाते जब मैं कुसुम से आंखें मिलाती हूँ, कुसुम की मां से आंख मिलाती हूँ, जब मैं लोगों से आंख मिलाती हूँ, समाज से आंखें मिलाती हूँ, तब मुझे अपने आप से नफरत होने लगती है। क्यों बस करूं मैं? क्या तुझे मेरी हालत का अंदाजा हुआ है? जितना मैं अपनी बेइज्जती का बोझ उठाने की कोशिश करती हूँ, उतना ही बोझ दुगना हो जाता है। करण, तू प्रगति से लड़कर यहाँ आया, ये बात मेरी समझ में आ सकती है, लेकिन प्रगति क्रिएशन को तोड़ने की या उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इसलिए मैं तुझे यहाँ देखने आई हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है तुझे इस गंदगी में गिरने पर मजबूर कर दिया है। करण, एक बात मेरी याद रख, वो लड़की जिसका नाम प्रगति है, वो औरत नहीं, एक चुनौती है, आंधी है, सैलाब है। वो एक ऐसी क्रांति है जिसे तू जैसे छोटे छोटे 1000 कीड़े भी मिलकर उसे खत्म नहीं कर सकते। मैं एक बहुत गिरी हुई औरत हूं, मैंने भी बहुत गिरे हुए काम किए, लेकिन मैंने आज तक किसी के साथ नमक हरामी नहीं की। तूने प्रगति के साथ नमक हरामी की है। वो चाहे तुझे माफ भी कर दे, लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। करण साहब, कौन थी ये श्रीमती जी जो ज्वालामुखी से लावा बरसा रही थी? माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर बहल, वो मेरी माँ है। वो आपकी माँ है? मुझे मालूम नहीं था, सॉरी।
करण साहब, मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है। किस बात की हमदर्दी? देखिए करण साहब, अगर इस वक्त मैं आपकी जगह होता ना, तो इस ओहदे को लात मारकर यहां से चला गया होता। मिस्टर बहल, ना ही मैं इस ओहदे को लात मार के जाऊंगा और ना ही इस रिश्ते को, क्योंकि आज हम दोनों के बीच में जो कुछ हुआ है वो किसी गलतफहमी की वजह से हुआ है। लोग मुझे ठीक तरह से समझ नहीं पाए, लेकिन एक दिन वो जरूर आएगा जब लोग मुझे ठीक तरह से जान पाएंगे, मुझे समझ पाएंगे। करण साहब, ये भी तो सच है कि ठाकुर साहब से अपना रिश्ता निभाने के लिए आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। और वो कीमत करण ने चुकाई है। और उसको भरपूर मुआवजा भी दिया जाएगा। हाँ करण, मुझे ठीक कह रहे हैं करण। मैंने ये फैसला किया है कि तुम हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर नहीं बल्कि डायरेक्टर बनोगे। हाँ, और मेरे ख्याल से वो दिन भी दूर नहीं है जब तुम मेरी कुर्सी संभालोगे, यानी चेयरमैन की कुर्सी। भाभी, अगर आपको और बाबूजी का आशीर्वाद रहा तो ये सपना भी पूरा हो जाएगा। और वो दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन होगा करण बेटे। उस दिन का मैं बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू बाबूजी। करण साहब, इस खुशखबरी के लिए मेरी तरफ से एडवांस में मुबारकबाद कबूल कीजिए। थैंक यू मिस्टर भाई। चले निकी बेटी। जी बाबूजी। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।